हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो आज हम सी टेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस विषय चैप्टर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। एक से एक प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। पहेली और बूझो। छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की ओर सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी, इसका मतलब कि केजुराइना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पूरी उड़ीसा राज्य में केजुराइना के वृक्ष अधिकतर पाए जाते हैं। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क थे तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी कि सजीव वस्तुएं पाए गए थे या उन्होंने देखा था। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न मिल जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। फिर इसके बाद ये देखिए, यही बूझो और पहेली हैं सजीवों की। यहाँ किताब के माध्यम से खोज कर रहे हैं। 9.1 को देखते हैं, सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों को उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो क्रियाकलाप 1 के माध्यम से समझते हैं। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए।
एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं और जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो। संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित कर जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए 9.2 आवास एवं अनुकूलन के बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलीय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ये मरुस्थल में ऊंट काफी लोकप्रिय पशु है। समुद्र तथा मरुस्थल किस प्रकार की मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट एवं मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपकी इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियों का शरीर कैसा होता है? तो धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी
कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी कि क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो मछली जल में सांस कैसे लेती है? तो यही गिल क्लोम के माध्यम से। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं, जिन्हें विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। इन्हें अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं, किसे अनुकूलन कहते हैं? जब कोई पौधा या जंतु उसको किसी भी परिवेश में रहने के योग्य बन जाती है तो वह अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। कोई भी सजीव जिसमें वह रहता है उसका वह आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। तो जल में सिर्फ जंतु ही नहीं, पौधे एवं जंतु दोनों रहते हैं, तो उन्हें जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। तो सजीव, पौधे एवं जंतुएं आवास के लिए जो बताया गया कि जो स्थान रहते हैं वो जैव घटक, और चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक। अजैव घटक निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा ये दोनों किसके भाग हैं? अजैव घटक के। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनाने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 2 के माध्यम से। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है।
मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंड परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वायु, जल और प्रकाश ये सब अजैव घटक हैं। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्मा परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों या अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में देखते हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? इसको देखते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ समान पौधों को चित्र 9.5 में ये दर्शाया गया है। नागफनी, कैक्टस वगैरह ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, क्रियाकलाप 3 के माध्यम से समझते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्ष में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों, सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले
वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। पत्तियों में कांटों का होना वाष्पोत्सर्जन में कमी लाती है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। नागफनी का जो पत्ता होता है वह नागफनी का तना होता है। चित्र 9.5 में इन्हें देखा है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो ऐसे पौधे जिनका प्रकाश संश्लेषण तने में होता है वह कौन पौधा है? तो नागफनी। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और उनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे आप चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखें। ये देखिए पर्वतीय आवास के ये वृक्ष है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या है आपने ऐसे वृक्षों को वन क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष, ये देखिए, ये जो है पर्वतीय क्षेत्र के जंतु और वृक्ष हैं। ये समांतर वृक्ष जो होते हैं ये समांतर शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसा कि 9.7 में दिखाया गया है। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खूर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता रहता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब चलिए घास स्थल को देखते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए 9.8 में। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर का यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रहता है। और ये देखिए शेर और ये हिरण, शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। तो शेर की जो आंख होती है वो चेहरे के सामने होती है।
एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देता है। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थिति आंखें, तो हिरण की आंख कहाँ होती है? तो उसके बगल में सिर के पार्श्व में होती है। प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर लेती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। कुछ जलीय आवास समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्रीय जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन कैसे सांस लेते हैं? तो नासाद्वार अथवा वात छिद्र जो इनके सिर पर होता है उससे सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की किसी रोचक क्रिया को देखा है? अब तालाब एवं झील को देखते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं ये देखिए। ये जल से इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पल्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहुत बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। तो मेढक जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पदांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है।
अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। अब 9.4 को देखते हैं, हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, मांस। वन में पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव हैं। आपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं हैं। पहेली एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस की यह छंद पढ़ रही थी। ये जो है पहेली और बूझो को कविता बहुत मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, अतः ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना बहुत आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधों एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि आकाश में बादल अपने आकार में भी तो वृद्धि करते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतु एवं पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनको वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हों, आपको इसका आभास नहीं हो रहा हो, लेकिन आप में हर समय में वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा
मुर्गी बन जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। यहां से का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधों में भी वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। आपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि के विभिन्न स्थितियों में हो सकती है। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकता? क्या ये सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा श्वास लेता है। केंचुआ कैसे सांस लेता है? त्वचा द्वारा। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। तो श्वसन पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को ही उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाता है। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं?
कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा और सिकुड़ जाती हैं। कौन? गुलमेहंदी। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 4 के माध्यम से समझते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आती है के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधों को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? तो सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। कैसे होता है? स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं। ये देखिए, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कैसे? प्रजनन द्वारा। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कैसे? कायिक भाग द्वारा। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 5 के माध्यम से समझते हैं। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम कीजिए, इससे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराशा न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे समांतर भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे में संवहित होता है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे
विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखे हैं, जैसे बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा कुछ अन्य वस्तुएं इनके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक समान लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होते रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। समानतः सजीवों में भी सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है। क्या हमें सभी सजीवों में भी सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय की ओर अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण तो मूंग के बीज के बारे में क्या होता है। क्या यह जीवित है। यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इनके बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। गेहूं की बोरी में कुछ जो गेहूं होता है वह गर्मी क्यों होती है, तो यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु आपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।